जयवर्धन दिग्विजय सिंह से कहीं ज्यादा प्रतिभाशाली राजनेता हैं। कि दिग्विजय सिंह की इस मामले में तारीफ करना चाहूंगा कि चाहे जैसे भी कांग्रेस को नुकसान पहुंचाते हुए भी उन्होंने कांग्रेस नहीं छोड़ी। नहीं छोड़ा। उनके बयानों से भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ, कांग्रेस को नुकसान हुआ, लेकिन उन्होंने कांग्रेस नहीं छोड़ी। जब राहुल गांधी लगे हुए हैं, तब इस मौके पर उस राज्य में जहां की कांग्रेस बहुत मजबूत है, वहां ऐसे गड़े मुर्दे उठाने से किसका लाभ होगा, बीजेपी का या कांग्रेस का? जयवर्धन को या नकुल नाथ को बैसाखियों की जरूरत नहीं है। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, मध्य प्रदेश में 2020 की कमलनाथ सरकार गिराने का विलेन कौन? आप सोचेंगे कि मैं क्या अजीब बात कर रहा हूं। 5 बरस बाद यह सवाल मैं नहीं उठा रहा हूं। यह सवाल उठा है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा के सदस्य, जो कांग्रेस के सदस्य हैं राज्यसभा में, दिग्विजय सिंह जी के एक बयान, एक खुलासे के बाद। और उन्होंने जो खुलासा किया या बयान दिया, उसके बाद जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, दिग्गज नेता कमलनाथ का जो पलटवार आया है, उसके बाद साल 2020 में जो मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके सहयोगी विधायकों ने गिराई थी, वो मसला, वो मामला फिर से गर्मा गया है। और ये ऐसे वक्त में गरमाया है जब बिहार के चुनाव सामने हैं और उसके बाद अगले साल और भी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं। और साथ साथ अभी जो कुछ चल रहा है, राहुल गांधी वोट चोरी को लेकर आवाज बुलंद कर रहे हैं, वो कहीं चुनाव धांधलियों को लेकर लगातार सरकार जो है, केंद्र की सरकार, मोदी, शाह, बीजेपी, उन पर प्रहार दर प्रहार कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया राहुल गांधी के निशाने पर उन्होंने इसके सबूत दिए और सबूत के साथ उन्होंने कहा है, ना केवल जो केंद्र में सत्ता को लूटा गया, बल्कि कई राज्यों में, और वो जो 2023 में 5 राज्य विधानसभा के चुनाव हुए, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ भी शामिल था, वहां भी चुनाव लूटा गया। ये सब चलते रहते अब ये मसला, ये मामला दिग्विजय सिंह द्वारा खोल दिया जाना, ये कहीं ना कहीं जो राजनीति है कांग्रेस की, उसमें उफान ला रहा है। वैसे तो दिग्विजय सिंह मशहूर हैं कि वो संघ और भारतीय जनता पार्टी प्रहार करते हैं, लेकिन ये अपने पाले में गोल मार लिया जाना, ऐसा माना जा रहा है। तो जो कुछ है, ये पूरी स्थिति है, पूरे हालात हैं, इसके जो दूरगामी परिणाम क्या कुछ होंगे या इसको कैसे देखा जाए, कैसे लिया जाए, इस सबको समझने के लिए चलते हैं। एक बहुत बहुत खास जुड़ गए हमारे साथ है सीनियर जर्नलिस्ट राजेश बादल साहब। राजेश बादल साहब के परिचय की आवश्यकता नहीं है, 4.5 दशक से ज्यादा का आपका अनुभव और तमाम बड़े बड़े संस्थानों में, मीडिया चैनलों में, राज्यसभा टीवी को आप स्थापित करने वाले शख्स, और एक हमारे लिए तो इंसाइक्लोपीडिया है। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आपका आभार, हमारे लिए वक्त निकाला। शुरुआत यहीं से, दिग्विजय सिंह ने एक जो गोदी मीडिया के एक राज्य स्तरीय प्लेटफॉर्म है जो सोशल मीडिया पर चलने वाला, उसको दिए इंटरव्यू में जो कहा है कि कल्पिट कौन, वो जो सरकार गिरी थी, असली उसका गुनाहगार कौन, और कहीं कमलनाथ की ओर इशारा किया। पहली टिप्पणी आपकी राजेश बादल साहब। धन्यवाद संजीव। आपने ठीक कहा कि वैसे तो गड़े मुर्दे उखाड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि गड़े मुर्दे उखाड़े जाएंगे तो केवल सरकार गिरने की बात ही नहीं आएगी, और भी तमाम बातें आएंगी। तो उसमें एक राजनीतिक हमाम एक ऐसा हमाम होता है जिसके भीतर कोई भी अपने को छिपा नहीं पाता, अपने बदन को। तो एक आरोप दिग्विजय सिंह जी ने लगाया, एक आरोप कमलनाथ जी ने लगाया, बीच में एक उद्योगपति आया। इसका अर्थ ज्योतिरादित्य आए, तो अब इन तीन के बीच में एक उद्योगपति है। मान लीजिए मैं ये कहूं कि उस उद्योगपति का खुलासा तो कोई कर नहीं रहा है। अब वो उद्योगपति है कौन? क्या वो अदानी है? क्या वो अंबानी है? मध्य प्रदेश का उद्योगपति तो मुझे नहीं लगता कोई होगा। होगा तो राष्ट्रीय स्तर का उद्योगपति ही होगा। और कमलनाथ जी के तो खुद भी अपने एक वो पूंजीपति उद्योगपति हैं। उनका जो राजनीतिक करियर की शुरुआत है, वो एक उद्योगपति के रूप में ही हुई थी। जब जब वो राजनीति में आए तब उद्योगपति थे। दिग्विजय सिंह जी, ये ठीक है कि लगातार कांग्रेस में हैं, मगर
5 साल पहले का जो बाकी बात करना मुझे लगता है कि एक तो बहुत प्रासंगिक नहीं है, और अगर इसकी चीर-फाड़ करनी ही हो, तो मैं कुछ शुरुआत ऐसे करूँगा कि इस समय देश में राहुल गांधी की वोट चोर गद्दी छोड़ यात्रा चल रही है, वोट अधिकार यात्रा चल रही है, बिहार बंगाल में चुनाव चल रहे हैं, संभावनाएं इस बात की हैं कि लोकसभा के लिए मध्यावधि चुनाव हो जाएं। तो ऐसी सूरत में मध्य प्रदेश जो कांग्रेस का एक बड़ा मजबूत अभी भी वो किला है, यानी लगभग 40% वोट यहाँ हमेशा रहते हैं। तो जिस प्रदेश में 40% वोट हों और कांग्रेस के लिए अच्छे चांस हों, मध्यावधि चुनाव की आशंकाएं हों, राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा वो संभव है कि यहाँ पे भी आए बिहार बंगाल के चुनाव के बाद। ऐसी सूरत में अचानक एक ऐसा दो हमारे वरिष्ठ बुजुर्ग नेताओं को एक ऐसा पागल कुत्ता काट लेता है कि वो आपस में एक दूसरे को फिर लड़ने लग जाते हैं। मैंने नहीं तूने गिराई, तूने नहीं मैंने गिराई। आपको याद है जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो एक पत्रकार वार्ता हुई थी, और उस समय भी उस पत्रकार वार्ता में दोनों वरिष्ठ बुजुर्ग नेता मौजूद थे। मैं आपको रोकते हुए जिस पत्रकार वार्ता का आप जिक्र करने जा रहे हैं वो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी अपना संकल्प पत्र जारी कर रही थी। संकल्प पत्र जारी करने के दौरान एक वो वहां वार्तालाप में 2 वीडियो दिखाता हूं, पहले दर्शकों को वीडियो देखें। एक वो टिकटों की बंदरबाट के आरोप लगे थे और जब शिवपुरी से जुड़ा मामला और भी पूरे प्रदेश में कचकच लोग पहुंचे थे, वहां एक घटनाक्रम हुआ था जब कमलनाथ का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि कपड़े फाड़ना है तो दिग्विजय सिंह और जयवर्धन सिंह के फाड़ो। पहले मैं उसे दिखाता हूं, वो देखें दर्शक, फिर मैं एक और वीडियो दिखाऊंगा जिस वीडियो की आप बात कर रहे हैं। मैं दोनों वीडियो दिखाता हूं दर्शकों को, फिर हम करते हैं आगे की बात। देखिएगा दर्शकों, दोनों वीडियो एक के बाद आपको दिखा रहे हैं, देखिए फिर हम करते हैं आगे बात। पूरी की बात जी जयवर्धन और दिग्विजय के से करेंगे, जैसा वो कहेंगे जी मैं वैसा करूंगा। मुझे वीरेंद्र को जितना तुम लोग नहीं चाहते जी उससे ज्यादा मैं चाहता हूँ। आप जाके दिग्विजय सिंह और जयवर्धन के कपड़े फाड़िए। आपने कहा था कि अगर आपकी बात ना माने तो आप भी उनके कपड़े फाड़िए। एक मिनट भैया, ए फॉर्म और बी फॉर्म में दस्तखत किसके होते हैं? पीसीसी प्रेसिडेंट के। तो कपड़े किसके फटने चाहिए बताओ? अच्छा, मेरा और दिग्विजय सिंह का संबंध राजनीतिक नहीं है, हंसी मजाक का है, प्यार का है। दिग्विजय सुनते रहो। और मैंने बहुत पहले इनको एक पावर ऑफ अटॉर्नी दी थी अपनी। वो पावर ऑफ अटॉर्नी थी कि कमलनाथ के लिए आप पूरी गालियां खाइए, ठीक है? तो ये पावर ऑफ अटॉर्नी आज के दिन भी वैलिड है। लेकिन ये भी सुन लीजिए, गलती कौन कर रहा है ये पता होना चाहिए। देखिए, गलती हो या नहीं हो, गाली खानी है। तो मेरा संबंध इनसे बहुत पुराना है। जैसे मैंने कहा, राजनीतिक संबंध नहीं है, हमारा पारिवारिक संबंध है। तो ये भैया एक मिनट, बीजेपी अपनी चला दे। बात हम ये कह रहे हैं कि भाई शंकर का जी का काम यही है ग्रीस पीने का, तो पिएंगे। इन्होंने बहुत सारे कड़वे घूट मेरे लिए पिए हैं, आगे भी पीने पड़ेंगे, बिना चौथा। राजी जी ये जो जिक्र कर रहे थे आप, देखिए पहला वीडियो तो वो था जो टिकटों की बंदरबाट के आरोप लगे थे और कहा था कि फाड़िए कपड़े दिग्विजय सिंह और जयवर्धन। फिर क्या जो आप कर रहे थे संकल्प पत्र के दौरान कि मैंने तो पावर ऑफ अटॉर्नी गालियां खाने के लिए दिग्विजय सिंह को दी हुई, तो झगड़ा तो तब से चल रहा था। अब ये ऐसा लगता है कि इस वक्त जो आपने कहा कि बुजुर्ग नेता, वयोवृद्ध नेता या इतने सीजन्ड, इतने बड़े बड़े पदों पर है नेता यदि लड़ेंगे। जारी रखिएगा आपकी टिप्पणी इसको देखने के बाद। देखिए संजीव, इस समय दोनों ही नेता कांग्रेस पार्टी में पहली पंक्ति के नेता हैं, प्रथम श्रेणी के नेता हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद अगर टॉप 10 कांग्रेस लीडर्स का आप जिक्र करेंगे तो मेरा ख्याल है ये दोनों उसमें आएंगे। और ये दोनों
जब लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव थे, तब साझा पत्रकार वार्ता में एक ऐसा उदाहरण पेश कर रहे थे जिसका कांग्रेस पार्टी को नुकसान हुआ था। जैसे तैसे सरकार बन गई उस समय, ये हालांकि ये तो बात की बात है, लेकिन ये 2023 मैं की बात है, राजेश जी, जी 2023 जब एक 66 मिली थी, 163 मिली थी बीजेपी को, 2023 में जी 66 मिली थी कांग्रेस को, टिक गई थी जी 66, तो नुकसान हुआ था जो हाँ आप कह जी रहे जी। तो अब उस समय अ, उनके मतभेद सतह पर आए। आमतौर पर कांग्रेस में कभी ऐसा नहीं होता। हमने देखा है कि अर्जुन सिंह और माधवराव सिंधिया के गंभीर मतभेद थे, लेकिन सतह पर जब आए तो एक डबरा में रैली हुई थी, जिसमें सब नेता एकत्रित हुए थे और सबने मिलजुल करके कांग्रेस को जिताया था। ये अलग बात थी कि मतभेदों के चलते माधवराव सिंधिया और मोतीलाल वोरा ने मिलकर के अर्जुन सिंह की सरकार की आलोचना के कुछ मुद्दे उठाए थे और तब मोती माधव एक्सप्रेस एक चली थी। दौड़ी थी आपको मोदी अगर पर। याद हो मुझे याद कि है, मुझे माधवराव सिंधिया और मोतीलाल वोरा दोनों मिलकर के अर्जुन सिंह सरकार की नाकामियों की ओर इशारा करते थे और वो कहते थे कि इनको सुधारा जाना चाहिए। तो राइट, उस समय इस जोड़ी को मोती माधव एक्सप्रेस कहा गया था। यस सर, तो मैं ये कह रहा हूं कि एक तो ये बात हुई। अब दूसरा, जबकि बहुत सारे देश में वोट अधिकार यात्रा को आपने देखिए बिहार में कैसे दृश्य आए हैं, जो विजुअल्स बिहार के आ रहे हैं, वो तो 1974 की याद दिलाते हैं जब हम लोग छात्र थे और लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में शामिल हुए थे और पत्रकारिता भी लगभग हम लोगों की उसी दरमियान शुरू हुई थी। तो वो जो दृश्य उस समय हाल दो टेलीविजन नहीं था, लेकिन जो अखबारों में फोटो छप रहे थे, जो खबरें आ रही थी और सारे देश का जो माहौल बन गया था, वो अलग था। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार चुनाव आयोग ने खुद राहुल गांधी को बैठे बिठाए एक ऐसा मुद्दा दे दिया है, जो उसकी अपनी कार्यशैली को उजागर करता है और मोदी सरकार को कमजोर करता है। तो जब ऐसा अवसर 11 वर्षों के बाद कांग्रेस को मिल रहा है कि वो उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल जैसे राज्यों में अपनी मजबूत स्थिति बनाए, ऐसे में कांग्रेस की दृष्टि से जो मजबूत राज्य है 40% वोटों वाला मध्य प्रदेश, यहाँ दो नेताओं का पुनः लड़ना या मतभेद उजागर करना या पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ना या अतीत की बातें करना, और वो भी एक उद्योगपति के घर। मैं ये समझ नहीं पाया कि कांग्रेस ऐसे उद्योगपतियों के सहारे कब से जिंदा रहने लग गई। कांग्रेस हमेशा से गरीबों, सर्वहारा वर्ग की, सभी धर्मों की और पार्टी रही है। तो उसमें उद्योगपतियों का सीधा रोल तो हम देख रहे हैं अदानी और अंबानी का। लेकिन कांग्रेस में एक उद्योगपति की यहाँ बैठक हो रही है, डिनर हो रहा है और फिर सरकार गिर रही है। तो ये बात थोड़ी-सी मुझे अटपटी लगती है, एक। नंबर 2 कि जब वोट या अधिकार यात्रा, न्याय यात्रा, वोट चोर, चुनाव आयोग चल रहा है, तो उसमें कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी कहाँ हैं? बिल्कुल, उनमें उनकी उपस्थिति कहाँ है? प्रथम बिल्कुल, श्रेणी के नेता मैंने बताया था। तो बिल्कुल, बिल्कुल, राष्ट्रीय स्तर के मसले अगर वो देखें, कमलनाथ जी बंगाल का के खुद रहने वाले हैं, बंगाल के पेंच को अच्छी तरह समझते हैं। बंगाल में अगर वो कांग्रेस को मजबूत बनाने का सुओ मोटो फैसला करते, तो मुझे शायद अच्छा लगता। दिग्विजय सिंह के बिहार और उत्तर प्रदेश के वो प्रभारी रहे हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार में अच्छे संबंध हैं। अगर वहाँ पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की मदद करते, तो शायद मुझे लगता है कि ठीक होता। बजाय इसके कि 5 साल पहले सरकार के, अब वो तो गिर गई। अब वो सरकार तो वापस आने वाली है ही नहीं। सिंधिया आपके हाथ से छिटक गए। अब सिंधिया वापस आने वाले हैं नहीं, जब तक कि उनको भारतीय जनता पार्टी मजबूर ना कर दे। और मुझे जी, नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी में ज्योतिरादित्य सिंधिया को फिलहाल कोई शिकायत है। सिंधिया परिवार और दिग्विजय सिंह के परिवारों में, दोनों राज परिवारों में करीब-करीब 2 शताब्दी पुरानी अदावत है, मतभेद हैं, गंभीर मतभेद हैं। हाँ, राजसी परंपराओं के जो चलते, जो पुरानी, जो 1947 में हम दफन करके आए हैं, हमने देखा है कि वो परंपराएं, संविधान का अनुच्छेद 18 कहता है संजीव, कि भारत में अब
श्रीमंत, राजा, महाराजा, महारानी, रानी, युवराज, कुंवर, ऐसी नवाब, ऐसी बेगम, ये सारी उपाधियां अब गैर संवैधानिक हैं, असंवैधानिक हैं। लेकिन हम देखते हैं कि इन्हीं दोनों राजघरानों में सर्वाधिक संविधान की शपथ ली है और संविधान के अनुच्छेद 18 का क्या पालन हो रहा है हम आप देखते हैं कि श्रीमंत भी कहा जाता है, राजा साहब भी कहा जाता है। तो ये कौन इस देश के संविधान का पालन कर रहा है, ये भी बात समझ में आनी चाहिए। लेकिन बेहतर ये होता कि अगर ये मतभेद सुलझा लिए जाते तो शायद सरकार गिरने को बच जाती। लेकिन चूंकि उस वक्त मतभेद नहीं सुलझाए गए और इसलिए आज ऐसे मौके पर जिसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलना है, वो मतभेद दिखाए जा रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। राइट सर, आपने जो बात की वो उद्योगपति, तो मैं बता दूं अपने दर्शकों को कि वो जो इंटरव्यू है उस इंटरव्यू के कुछ अंश है मैं जरूर अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहूंगा, वो पढ़ दूं क्योंकि दर्शकों को मालूम है कि एग्जैक्टली दिग्विजय सिंह ने क्या कहा था। आपने उसका जवाब तो दे दिया है। दरअसल उनसे कहा गया था, पूछा गया था कि दिग्विजय जो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सरकार गिराई है वो कांग्रेस छोड़ के गए, इसके लिए जिम्मेदार आपको बताया जाता है। इस पर दिग्विजय सिंह ने कहा था कि ये खबर जो है आप तक गलत खबर है। मैंने चेतावनी दी थी कि ये घटना यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया जा सकते हैं, हो सकती है, ऐसा वो बता रहे हैं। फिर आगे कह रहे हैं कि एक बड़े उद्योगपति हैं जिनके कमलनाथ ज्योतिरादित्य सिंधिया से अच्छे संबंध हैं। मैंने उनके पास जाकर कहा कि इन दोनों की लड़ाई में हमारी सरकार गिर जाएगी, आप दोनों को संभालिए। ये शब्द फिर आगे वो कह रहे हैं दिग्विजय सिंह कि फिर एक जब डिनर हुआ उस उद्योगपति के घर तो कमलनाथ ज्योतिरादित्य सिंधिया मिले, मैं भी वहां मौजूद था। फिर वो कह रहे हैं कोशिश की गई कि मामला निपट जाए, वहां सब कुछ बातें हुई बहुत सारी। और दिग्विजय सिंह बताते हैं कि कुछ छोटी मोटी बातें थी, ग्वालियर चंबल संभाग में हम जैसा कहेंगे वैसा कर दीजिए, शायद वो इंगित कर रहे हैं कि चाहते थे ज्योतिरादित्य सिंधिया और हम, और ज्योतिरादित्य सिंधिया एक पेपर पर दस्तखत करके दे दी थी, मैंने और उन्होंने, ऐसा कह रहे हैं। लेकिन इसका पालन नहीं हुआ, क्लैश का कारण बना। यानी ये बहुत सनसनीखेज ब्लेम्स है कि कैसे सरकार गिरी। आप जो कह रहे थे गड़े मुर्दे ना खोदे जाए, लेकिन ये चीजें आना, ये कहीं शीशा लेदर तो करा ही रही कांग्रेस की। एक छोटी सी टिप्पणी इस पे, फिर कुछ सवाल और करूंगा आपसे। आप ठीक कह रहे हैं। मैंने अभी आपसे कहा था कि अगर गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे तो बहुत सारी बातें आएंगी, बहुत सारी बातें कुछ इस तरह की भी आएंगी कि दिग्विजय सिंह जी जब अर्जुन सिंह जी छोड़ के गए, उनके राजनीतिक गुरु थे, तो यूं तो राजनीति में सियासी आलोचकों और विरोधियों से कोई दुश्मनी होती नहीं है, लेकिन अर्जुन सिंह जी से उनके संपर्क थे। अर्जुन सिंह जी से निरंतर उनके संपर्क रहे। जब अर्जुन सिंह जी ने अपनी नारायण दत्त तिवारी के साथ मिलकर कांग्रेस बनाई थी, तो उन दिनों की बहुत सारी बातें ली जा सकती हैं। बहुत सारी बातें माधवराव सिंधिया और मोतीलाल वोरा जी के बारे में भी कही जा सकती हैं। अब चूंकि ये दोनों इस संसार में नहीं हैं, और मेरा अपना उसूल है संजीव कि जो व्यक्ति इस संसार में नहीं होता, मैं उसके बारे में कम चर्चा करता हूं, क्योंकि उस पे आरोप लगाने का मतलब यह है कि उस व्यक्ति को अपनी सफाई देने का अवसर मिलना चाहिए, और चूंकि वो अपनी सफाई देने के लिए मौजूद नहीं है, इसलिए उनका जिक्र करना भी ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, ये मैं कह सकता हूं कि गड़े मुर्दे उखाड़ने से, अपनी जांघ उखाड़ने से दुनिया क्या देखती है? आपका ही नंगापन देखती है ना। ठीक, तो ठीक बात। ये लोग इस उम्र के इस पड़ाव पर हैं कि जब उन्हें कोई मध्य प्रदेश ऐसा सॉलिड 40% वोट बैंक वाला कोई बताओ, दूसरा राज्य हो तो बताओ। अगर ये इतनी बढ़िया बिल्डिंग है इनके पास, कोई राष्ट्रीय स्तर का कांग्रेस विचारधारा का प्रशिक्षण संस्थान खोलें, देश भर के कांग्रेस कार्यकर्ता आए, कांग्रेस का इतिहास बताएं, कांग्रेस की के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करें, कांग्रेस सेवा दल को प्रशिक्षित करें, युवक कांग्रेस को प्रशिक्षित करें, महिला कांग्रेस को प्रशिक्षित करें, कांग्रेस के विधानसभा और संसद के चुनावों के जो प्रत्याशी आए उनको राजनीति, व्यावहारिक राजनीति सिखाएं, बजाय कि ये उद्योगपति के घरों में मिलकर के सरकार बचाने की कोशिश करें। जब राइट। उद्योगपति के घर पे खाना खाके आप सरकार बचाएंगे, तो आप क्या सोचते हैं कि सरकार तो बच जाएगी, लेकिन क्या उस उद्योगपति का प्रभाव उस आने वाली सरकार पे नहीं रहेगा?
और अब माफ कीजिए, आज का जो मतदाता है 2025 का, वो 1960 का मतदाता नहीं है। 2025 का मतदाता अब ये जानता है कि किस तरह से अदानी जी को सत्ता का लाभ मिल रहा है, किसी उद्योगपति को सत्ता का लाभ मिल रहा है। तो अगर ये सरकार बची भी रहती तो अमुक उद्योगपति जो पर्दे में हैं, जिनका नाम नहीं है, जो हो सकता है कि अदानी हो, अंबानी हो, कोई भी हो, जाहिर है कि दोनों पूर्व मुख्यमंत्री, दोनों पूर्व सांसद, केंद्रीय मंत्री, इन सबके समर्थन में कोई बहुत स्थानीय और छोटा मोटा उद्योगपति तो नहीं ही होगा। राइट सर, राइट। जो सरकार बचाएगा तो उसके 10 काम उनको करने पड़ते, यानी बिकी हुई सरकार बनती तो क्या फायदा था। इससे अच्छा ही हुआ गिर गई। लेकिन मैं अभी भी सवाल इस बात पे उठा रहा हूं कि जब राहुल गांधी लगे हुए हैं, तब इस मौके पर उस राज्य में जहां की कांग्रेस बहुत मजबूत है, वहां ऐसे गड़े मुर्दे उठाने से किसका लाभ होगा, बीजेपी का या कांग्रेस का? बहुत सुंदर बात, सही बात कह रहे हैं। देखिए, मैं बता दूं कि ये जो इंटरव्यू है, इस इंटरव्यू का जो सार है, दिग्विजय सिंह का जो पूरा इंटरव्यू जिस पे विवाद खड़ा हुआ, उन्होंने ये कहा है कि जो विचारधारा की लड़ाई नहीं थी, जो 2020 में सरकार गिरी थी, क्योंकि कहा गया था कि इनको दोषी कहा गया था, और कमलनाथ भी कहीं ना कहीं, हमें याद है कि वो चलो चलो हो गया, उसको लेकर वो आरोपित होते थे कि किसी की सुनते नहीं, किसी को देखते नहीं, किसी को भाव नहीं देते। तो उन्होंने कहा था कि विवाद विचारधारा का नहीं, शख्सियतों का विवाद था। ये करके उन्होंने सीधे कमलनाथ पे कहा। और कमलनाथ का जो एक्स है, मैं दिखाता भी हूं कमलनाथ का एक्स देखिए पहले एक्स, मैं उसको पढ़ता भी हूं। ये एक्स उनका है। इसमें देखिए, इस एक्स में कमलनाथ कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में 2020 में मेरे नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार गिरने को लेकर हाल ही में कुछ बयानबाजी हुई है। उन्होंने कहा कि पुरानी बातें उखाड़ने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन यह सच है कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया को यह लगता था कि सरकार दिग्विजय सिंह चला रहे हैं। इसी नाराजगी में उन्होंने कांग्रेस के विधायकों को तोड़ा और हमारी सरकार गिराई। ये हुआ है दोनों के बीच द्वंद आपस में खुलकर। लेकिन इसमें दो चीजें, इस पे जब घेरा गया माननीय जो ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिन्होंने मौके का फायदा उठा के चौका लगाया, आज तो वो मोदी सरकार में मंत्री, तो उनका बयान था कि अब जो है अतीत की बात नहीं करूंगा, एक चीज। और दूसरा, इस पे फुल मजे भारतीय जनता पार्टी ले रही, वो कह रही है हम लोग कहते थे कि मिस्टर बंटाधार सरकार चला रहे हैं, और आज वही कुछ कमलनाथ ने इस चीज को साबित कर दिया। इन दोनों बातों पर कि उनका कहना कि अतीत की बात नहीं करना चाहता सिंधिया, और इधर बीजेपी के मजे लेना, दोनों पर एक संक्षिप्त नोट, फिर मैं एक आखिरी सवाल में खत्म करूंगा। देखिए संजीव, आपने अभी कहा कि दरअसल जो मतभेद हुए तीनों शिखर नेताओं के बीच में, वो विचारधारा की लड़ाई नहीं थी। मैं भी कहता हूं, और ये ठीक बात है कि ये ईगो की लड़ाई थी, विचारधारा की लड़ाई नहीं थी। यहाँ में व्यक्तिगत हितों की भी रहे सर, व्यक्तिगत हितों की भी थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि ये जब मेरे स्वाभिमान पर चोट पहुंचती है, तब मैं समझौता नहीं करता। फिर बाद में उन्होंने उसको कहा कि गुना शिवपुरी के इलाके के लोगों के हित, उसकी स्वाभिमान की बात है। तो लेकिन अगर आप अतीत देखें तो विचारधारा की चिंता तो अब यूं तो विजया राजे सिंधिया भी कांग्रेस में थी, और बिना किसी धमकाने में या बिना किसी आतंकित होकर के उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की थी, नेहरू जी के कहने पर या नेहरू जी से बात करके, और उन्होंने ही कांग्रेस की सरकार गिराई। इस मामले में माधवराव सिंधिया नरसिंह राव से परेशान जरूर हुए थे हवाला के बाद, और उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी, लेकिन उन्होंने कांग्रेस दिग्विजय सिंह की सरकार नहीं गिराई। वो चाहते तो उस वक्त दिग्विजय सिंह की सरकार गिरा सकते थे, क्योंकि चंबल संभाग में, ग्वालियर संभाग में उनके पास इतने विधायक थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया की तुलना में तो ज्यादा ही थे। तो वो चाहते तो दिग्विजय सिंह की सरकार गिरा सकते थे, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया में ना वो धीरज दिखाया, ना वो अपने सम्मान को छोड़ा, ईगो को छोड़ा। और पार्टी की विचारधारा का तो मैंने आपको बताया कि विचारधारा का तो वाकई में इससे कोई लेना देना नहीं था। हाँ, ये मैं कह सकता हूं कि दिग्विजय सिंह की इस मामले में तारीफ करना चाहूंगा कि चाहे जैसे भी कांग्रेस को नुकसान पहुंचाते हुए भी उन्होंने कांग्रेस नहीं छोड़ी। उनके बयानों से भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ, कांग्रेस को नुकसान हुआ, लेकिन उन्होंने कांग्रेस नहीं छोड़ी। ये आज तक का रिकॉर्ड में कह सकता हूं कि उनका बना हुआ है। कमलनाथ भी एक बार छोड़ चुके हैं, आपको याद होगा, हवाला के बाद, नरसिंह राव के जमाने में।
लेकिन तब वो बहुत पुरानी बात है। मैंने कहा ना कि गड़े मुर्दों से कोई बात होती नहीं है। हवाला के आरोप लगे और कमलनाथ ने छोड़ा और विद्याचरण ने छोड़ा और अर्जुन सिंह ने छोड़ा, नारायण दत्त तिवारी ने छोड़ा, सबने छोड़ा और बाद में सब वापस आ गए। सीताराम केसरी सबको वापस ले आए। तो जब वापस आ गए तो फिर कोई मतलब नहीं बनता कि पुरानी चीजों को गाने का या रोने का उस पर ये सही है कि इन दोनों नेताओं के लिए अब राष्ट्रीय फर्ज और अपनी अपनी कांग्रेस नाम के समाज का जो कर्ज उन पर है, उसको उतारने का सबसे बढ़िया जरिया और माध्यम यही है कि वो एक अपना राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान खोलें, एक वैचारिक आधार मजबूत विकसित करें। 80 के आसपास दोनों पहुंच रहे हैं। अब बहुत ज्यादा किसी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं बची है। दोनों ने अपने अपने बेटों को स्थापित कर दिया है। दोनों प्रधान यही लाके खत्म करने वाला था कि ये लड़ाई क्या दोनों के अपने अपने बेटों को स्थापित कर दिया है। लड़ाई है। प्रधानमंत्री दोनों नहीं बनने वाले हैं। तो अब अच्छा है कि पार्टी क्यों मजबूत करें। ये पूरा मेरा ख्याल है कि मध्य प्रदेश के लोग उससे उनसे ये चाहते हैं। राइट राइट। नहीं, मैं वही पूछना था आपसे आखिरी सवाल की क्या बेटों की जो उनको स्थापित करने की महत्वाकांक्षा की लड़ाई है एक, और दूसरा ये पूरे के पूरे घटनाक्रम में देखिए दोनों बहुत वरिष्ठ नेता हैं। आपने जैसा कहा हम लोग सब जानते हैं कि एक राष्ट्रीय उनकी एक आवाज है दोनों की। उनका लड़ना के देखिए, अपने पाले में गोल मारने जैसा हो गया इस वक्त दोनों पे अंतिम टिप्पणी। मैंने कहा ना कि देखिए अब आजकल की जो पीढ़ी है, आप अपने घर से देखिए संजीव, मैं अपने घर से देखता हूं और हमारे दर्शक अपने अपने घरों से टटोलें तो हम लोगों के जो बच्चे हैं, जो जवान हो गए हैं, वो हम लोगों से कई गुना अधिक वैचारिक आधार पर परिष्कृत हैं, एडवांस हैं, अपना अच्छा बुरा सोच लेते हैं, अपने करियर को सोच लेते हैं। तो अब जयवर्धन को या नकुल नाथ को बैसाखियों की जरूरत नहीं है। बहुत सुंदर बात, मैं बहुत सुंदर आपको बहुत जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि एग्री करता जयवर्धन दिग्विजय सिंह से कहीं ज्यादा प्रतिभाशाली राजनेता हैं। हूं, एग्री। नकुल नाथ संभव है अभी उनको अवसर नहीं मिला, शायद कमलनाथ के वट वृक्ष के नीचे नकुल नाथ हो सकता है कमलनाथ से बेहतर राजनेता साबित हों। एग्री। लेकिन आजकल के बच्चों को अब इन पिताओं की चिंता नहीं रही कि वो अपने बच्चों को स्थापित करें। एक जमाने में और स्थापित करने के लिए तो माफ कीजिए अब क्या कहूं मैं, नाम लूंगा तो कई लोगों को बुरा लगेगा। पुराने आप उदाहरण देख लीजिए मध्य एग्री प्रदेश के समझ रहा पूर्व हूँ, मुख्यमंत्रियों संकेत मैं के समझ रहा हूँ, कि आपके संकेत समझ रहा हूँ, संकेत समझ रहा हूँ मैं आपके। पूर्व गायब है वो, मुख्यमंत्री के कितने लोग परिदृश्य अपने गायब, बच्चों को परिदृश्य स्थापित कर गायब है। पाए। जो छत्तीसगढ़ में थे जो आज परिदृश्य गायब है, चाहे वो मोतीलाल वोरा के बेटे हो, श्यामाचरण शुक्ला के बेटे हो, मैं बार अर्जुन सिंह के सुपुत्र साहब हो, डीपी मिश्रा के बेटे रहे हो। पद के लिए जी रहे हैं, ऐसा लगता है, पद के लिए जी रहे हैं, ऐसा लगता है। तो मैंने कहा ना कि कोई अपने अपने पुत्रों को स्थापित नहीं कर पाया, जैसे कि फिल्म लाइन में बहुत सारे टॉप स्टार जो हैं अपने बेटों को स्थापित नहीं कर पाए। तो राजनीति सेवा की लाइन है, स्थापित करने की लाइन नहीं है। ये सेवा का जरिया है, मेवा का जरिया अभी भी नहीं है। अब जो लोग आए हैं वो अपने बाहुबल के आधार पर, पैसे के ताकत के आधार पर, जैसे वो चुनाव जीतना जानते हैं, सरकार गिराना जानते हैं, सरकार बनाना जानते हैं। ऐसे में मैं तो उम्मीद करूंगा कि कमलनाथ जी और दिग्विजय जी दोनों मिलकर के मल्लिकार्जुन खड़गे भी उनका संरक्षण दें तो वो भी हो सकते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो इस समय 70 के ऊपर हैं, 75 के ऊपर हैं। उन सबको मिलकर के एक बार बार मैं जरूरत कह रहा हूं कि कांग्रेस जो जहां मात खा रही है वो यही मात खा रही कि उनके पास कोई राष्ट्रीय स्तर का वैचारिक प्रशिक्षण संस्थान नहीं है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरह। आप कितनी आलोचना कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, उनका प्रशिक्षण शिविर, उनके विचार शिविर, उनकी सदस्यता, उनका अभियान, उनके लोग पास अभी भी कुछ समर्पित हैं। और यहां आप समर्पित देखिए कि देख ज्योतिरादित्य ने इशारा किया और 1 दर्जन से ज्यादा विधायक उनके पास चले गए छोड़ के। ऐसा समर्पण था। जब जब उनकी दादी, वक्त की कमी आप खत्म करिए, करिए आप हाँ कंप्लीट बस करिए। विजय राजे सिंधिया जब थी तो उनके पास भी विचारधारा छोड़ के चले गए थे 20-25 विधायक। जी, तो जी, ये जी। मेरे कहने का मतलब है कि अब कांग्रेस को विचारधारा मजबूत करने की जरूरत राइट सर, राइट सर। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए राजेश जी, ये सारा कुछ वही है, विचारधारा की लड़ाई, और इसको आप अगर इस तरीके से ले जाइएगा तो दिक्कत होगी। बहुत शानदार अच्छी चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार राजेश जी, शुक्रिया। तो मित्रों, आपने देख ली, सुन ली ये चर्चा, और कहीं ना कहीं ये ध्वनित होता है कि गड़े मुर्दे खोद कर और फिर उस पर कहीं एक विचार आता है, उस पर पुनः एक नया विचार देकर अपने पाले में फिलहाल गोल तो मार लिया गया है।
क्या आपकी राय होगी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर प्रकट कीजिएगा। और हमारी ये खबर, ये चैनल या रीटेक, हमारी ये चर्चा अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह बनाकर देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।